नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। ग्वालियर फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐतिहासिक किला है जिसे आपको ग्वालियर में ज़रूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट हिस्ट्री आपको बताएंगे, ग्वालियर फोर्ट की पूरा इतिहास आपके सामने रखेंगे। और ग्वालियर फोर्ट को देखने के बाद हम देखेंगे ग्वालियर का जय विलास पैलेस, जिसमें है दुनिया के सबसे बड़े झूमर। और इसी के साथ इस महल की खास बात कि इस महल में जहां पर भी आप देखेंगे आपको रियल गोल्ड का वर्क नजर आएगा। और इसमें एक हॉल तो ऐसा है जिसमें कि 560 किलो गोल्ड यानी कि असली सोने का काम किया गया है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्वालियर फोर्ट के साथ। ग्वालियर में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इस ग्वालियर फोर्ट की स्टार्टिंग सर 6th सेंचुरी में हुई थी। 6th सेंचुरी में इस ग्वालियर की पहले राजा बने, उनका नाम था सूरज सेन जी। सूरज सेन जी इस जंगल में नहीं रहते थे। उनका गांव ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूरी पर था, जिसको प्राचीन काल में महाभारत काल में उसका नाम था कुंतलपुर, जो वर्तमान में कुंतलपुर को आजकल लोग कुंती के मायके के नाम से भी जानते हैं, जो आजकल कुतवार के नाम से जाना जाता है। उसी गांव के सूरज सेन इस जंगल में आए। राजा को एक बीमारी थी, लेप्रोसी से पीड़ित थे। घूमते घूमते इस जंगल में ऋषि ग्वालब नाम के साधु से मिले, और साधु से मिले उन्होंने अपने बारे में बताया। लेप्रोसी पीड़ित थे। उन्हीं के कहने से उन्होंने इसी जंगल में पीछे गुरुद्वारा बना हुआ है, उसी के राइट साइड में वहाँ एक बहुत प्राकृतिक टैंक बना हुआ है। तो राजा जी ने उसी टैंक से पानी पिया। उस पानी पीने से उनका लेप्रोसी बीमारी ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने नाम पर उस टैंक का नाम भी दिया सूरज कुंड। तो मतलब सूरज कुंड ऋषि ग्वालब के कहने से सूरज सेन ने अपने नाम पर बनाया, और सूरज सेन ने ऋषि ग्वालब के नाम पर शहर का नाम भी ग्वालियर दिया। तो ग्वालियर हमारा 525 ईस्वी मतलब 6th सेंचुरी का है। और उन्हीं के रूलिंग टाइम में इस किले का उन्होंने बाउंड्री वॉल भी किया, जो करीबन 11 किलोमीटर अराउंड में फैला हुआ है। इस ग्वालियर किले पे कई डायनेस्टियों ने राज किया है, जिसमें करीबन 7 से 8 डायनेस्टी ने रूल किया है, जिसमें कछवाह, प्रतिहार, तोमर, लोधी, मुगल एंड सिंधिया जी। कई राजा यहाँ पर रहे। लास्ट फोर्ट में इस ग्वालियर के राजा सिंधिया जी रहे। अभी हम मानसिंह महल के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये राजा मानसिंह तोमर के समय का संगीत हॉल है। यहाँ के फेमस संगीतकार थे बैजू बावरा। बैजू बावरा नीचे बैठते थे। सभी राजा की वाइफ इन विंडो के पीछे बैठते। संगीतकार तो उनको ऊपर से ऊपर देख नहीं सकते थे, मगर रानी संगीतकारों को ऊपर देख सकती थी, इसलिए इस हॉल को हम म्यूजिक हॉल के नाम से जानते हैं। ये राजा के समय का ओपन दीवाने खास था। दीवाने खास में जब राजा के समय मीटिंग हुआ करती थी और रानियाँ इन विंडो के पीछे बैठती थी। किंग मानसिंह तोमर टॉप पर। यहाँ पर आप देखिए, ये राजा मानसिंह तोमर के रूलिंग टाइम का टेंपल है। इस टेंपल की खास विशेषता ये है कि इसके अंदर इसमें 33 विंडो बनी हुई है। 33 विंडो में 33 गॉड का स्मॉल स्टैचू हुआ करता था, और चौकोर ब्रैकेट में मिरर, कलर, स्पॉट में डायमंड। ये पूरा महल कलर एंड मिरर एंड डायमंड फुल था। इसी महल को मुगल पीरियड में एक शाही जेल का रूप दिया था। इसी जेल में उन्होंने 51 राजा हिंदुओं को कैद किया जहांगीर के रूलिंग टाइम में। इसी 51 राजाओं के साथ में सिख गुरु हरगोविंद साहब भी कैद थे। मतलब यहाँ पर टोटल 52 लोग कैद थे। गुरु हरगोविंद साहब ने इस जेल में रह कर के भी 2 साल 3 महीने तक तपस्या किया, जहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है। उसलिए उसी जगह पर गुरु हरगोविंद साहब के नाम पर गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरु हरगोविंद साहब ने इसी जेल से 52 राजाओं को रिहा किया था, इसलिए इसका नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो फोर्ट के ऊपर ही बना हुआ है। ये रियल में भगवान 33 कोटि की देवताओं का मंदिर है। इस डोर को देखिए, ये पूरी नागर शैली में बना हुआ है। ऊपर देखिए रुद्राज आर्किटेक्चर है, क्योंकि 500 kg गोल्ड कवर ऊपर की साइड लगा हुआ था। ये मंदिर था। इस मंदिर के मिरर डायमंड को छुपाने के लिए हुक लगाए थे पर्दे के लिए। ये मंदिर के अंदर पर्दे लगाने के लिए हुक लगे हुए हैं। तो ये राजा का समय का मंदिर है। ये राजमहल के अंदर ये दीवाने खास था। दीवाने खास में ये बना है एक फाइटिंग सिंबल। राजा मान सिंह जब फाइटिंग के लिए जाते थे, उनके फ्लैग में ये स्टैंड होता था। इसमें आप एलिफेंट जैसा फेस, टाइगर जैसा गर्दन, ड्रैगन जैसा पूंछ, कई एनिमल को मिक्स करके बनाया गया। ये उनका फाइटिंग का प्रतीक सिंबल है। सामने देखिए पिकॉक बना हुआ है। ये हिंदू गॉडों में भगवान कार्तिक का वाहन है। शुभ कार्य के लिए पिकॉक चिन्ह, ये पिकॉक चिन्ह बना हुआ है।
ये हिंदू गॉडों में भगवान कार्तिक का वाहन है। जब राजा मानसिंह तोमर के यहाँ पर फेस्टिवल का माहौल होता था तो इस टाइप के पिकॉक को हमेशा फेस्टिवल के लिए यूज करते थे। अभी हम जा रहे हैं महल के अंदर। यहाँ से 2 रास्ते सीक्रेट निकलते हैं। यहाँ से एक स्मॉल रास्ता है, एक स्मॉल रास्ता ये वाला है, ये लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड। ये टनल द्वारा बेसमेंट तक अंडरग्राउंड है। ये टनल द्वारा रास्ता बेसमेंट जाते हुए गुजरी महल से कनेक्टेड है। गुजरी महल के रास्ते के बाद ये सीधा आउटसाइड जंगल के रास्ते में खुलता है, झांसी हाईवे एंड आगरा हाईवे। ये उस समय का बहुत फेमस ये उस समय का बहुत फेमस टनल बेसमेंट रास्ता है जो आपातकालीन कंडीशन में राजा महाराजाओं के द्वारा यूज किया जाता था। हाँ, गुप्त रास्ते। अब ये से गुप्त रास्ते के साइड से हम आगे जाते हैं। यहाँ से एक रास्ता नीचे भी जाता है बेसमेंट के लिए, और बगल में इसके राइट साइड में बना है इंडिया का फेमस ओपन डांसिंग हॉल। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ड्रैगन्स बने हुए हैं। राजा के महल के अंदर जब यहाँ डांस होता था उस समय डांसर्स के पैरों में इस टाइप के घुंघरू होते थे। ये घुंघरू का शेप बना हुआ है। म्यूजिकर जब अंदर से गाते तो उसका साउंड यहाँ से बाहर होता था। ये उस समय का साउंड के लिए था। तो ये राजा के समय का ओपन डांसिंग हॉल है। जब डांसर्स डांस करती थी उस समय डांसर्स का मेकअप इस हॉल के अंदर होता था और पैरों में इस टाइप के घुंघरू बांध जाते थे। और डांस के समय संगीतकार अंदर से गाते थे और उस समय संगीतकारों की आवाज़ के साउंड ऊपर से इको बाहर होता था या ओपन में डांस होता था। रानियाँ हमेशा उस समय इन विंडोओं के बैक साइड बैठती थी। यहाँ आप देखिए राजमहल के अंदर यहाँ जब डांस होता था उस समय इलेक्ट्रिकल व्यवस्था नहीं थी। तो देखो ये स्टैंड बने हुए दीपक के लिए। रात को इवनिंग में जब दीपक जलते थे तो यहाँ पर कलरफुल मिरर लगे थे। तो यहाँ रोशनी पूरा इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के विंडो के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के अंडरग्राउंड में जाता था। वहाँ का सेम रिफ्लेक्शन यहाँ से अंडरग्राउंड। अभी जाएंगे अंडरग्राउंड भी। किंग मानसिंह टॉप पर बैठते थे, उनकी भी साथ में महारानी मृगनयनी गुजरी, क्योंकि राजा मानसिंह तोमर ने टोटल 9 शादी की थी। इनकी 8th वाइफ रॉयल कास्ट, लास्ट वाइफ पुअर फैमिली गुजर कास्ट। गुजर कास्ट की जो लड़की थी शादी से पहले उनका लव मैरिज टाइप का हुआ था। शादी से पहले राजा मानसिंह फॉरेस्ट जंगल में जब गए तो उन्होंने 2 जंगली एनिमल को अलग किया। राजा मानसिंह तोमर ने जब शादी से पहले उनको प्रपोज भी किया तो लड़की ने शादी के लिए मना किया। बोले मेरी आपसे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में कहा कि मेरे लिए एक सेपरेट महल चाहिए। इस बार राजा मानसिंह ने उस लड़की के लिए एक सुंदर सा महल बनाया जिसको बोलते हैं हम गुजरी पैलेस, जो फोर्ट से नीचे बना हुआ है। सेकंड में कहा कि मैं अपने गांव का ही पानी पीऊंगी, मेरे को यहाँ का पानी सूटेबल नहीं है। उन्हीं के गांव से 20 किलोमीटर दूर से चूने की पाइपलाइन द्वारा पैलेस के लिए पानी भी आता था। थर्ड कंडीशन में कहा था मैं कभी भी पर्दा नहीं करूँगी, आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ फाइट पे जाऊँगी। तो वो रानी अक्सर जिस महल में जब कोई फेस्टिवल का माहौल होता था तो किंग सीट पे साइड में राजा के बगल में बराबर बैठती थी। और राजा का कोई विशेष मेहमान गेस्ट आता था सामने वाली टॉप पर, उस पर गोल्ड अम्ब्रेला। तो राजा के समय का ये ओपन डांसिंग हॉल है। रानियों के बैठने की जो 8 रानियों की बैठने की सीटिंग व्यवस्था है वो जालियों के अंदर होती थी। कोई रानियों को नहीं देख सके मगर रानी सबको अंदर से बाहर देख सकती थी। दीपक रात को जलते थे, इसकी रोशनी पूरे महल में रिफ्लेक्टेड होती थी। सामने हम देखते हैं राजा के रूलिंग टाइम का ये है उनका समर बेडरूम। यहाँ पर आप देखिए ये राजा के समय का एक बहुत फेमस समर बेडरूम है। इंडिया में पहले कूलर के बारे में कोई नहीं जानता था, इस महल में पहले से ही कूलर बन चुके थे। जैसे आप इधर देख सकते हैं ये जो गोल बना हुआ है, इस गोले से एक रॉड डाली गई थी आउटसाइड। एक बड़ा सा लकड़ी का फैन होता था, स्मॉल फैन अंदर बना हुआ था। यहाँ पर खस खस के घास के पर्दे थे। ये डीप था, इसमें पानी में सैफरॉन डाल के जब बाहर का लू चलने से एकदम राउंड होता था तो अंदर वाले भी पूरा कूलर सिस्टम अंदर की ओर भी हवा स्प्रे करते थे, क्योंकि नीचे इसमें केसर डाल दी जाती थी। तो राजा के रूलिंग टाइम का ये समर बेडरूम है। यदि हवा चलती है तो ये काम करते थे। सपोज दैट कभी कभी हवा नहीं चलती है, उस कंडीशन में स्टैंड बने हुए ऊपर, यहाँ पर स्टैंड पर पर्दे वाले फैन लगाए गए थे चारों ओर, जिनको घुमा घुमा के हवा की जाती थी। तो राजा के समय का ये समर बेडरूम है। किंग मानसिंह तोमर चंद्रवंशी राजा थे, इसलिए देखो हाफ मून आकृति बनी हुई है। ये भी कलर एंड मिररफुल था। ये अभी हम मानसिंह महल के बेसमेंट जा रहे हैं। यहाँ से कई रास्ते हैं। आप राइट साइड देखोगे तो ये रानियों का बैठने के जरोकों के बैक साइड वाला एरिया है, और लेफ्ट साइड राजा के जहाँ किंग सीट होती थी वहाँ पर जाने का रास्ता गुप्त रास्ता है। यहाँ से आप देखिए महल के यहाँ पर बेसमेंट जा रहे हैं। यहाँ पर कई रास्ते हैं। एक राइट साइड में यहाँ से भी है, यहाँ से जाएंगे हम ओपन दीवाने खास के अंदर जा सकते हैं, मगर हम बेसमेंट जा रहे हैं प्लीज़। ये देखिए महल के अंदर पुराने टाइम पर इलेक्ट्रिकल व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पैलेस के अंदर लेफ्ट राइट में यहाँ मिरर लगाए गए थे। तो कोई आपातकालीन कंडीशन में कोई बाहर का आदमी अगर शूट करता है उसका डायरेक्शन डायरेक्ट ना बने, क्योंकि पुराने सभ्यता में हमारे कुछ लोग ऐसे थे राजा महाराजा
जो अदृश्य होकर के अंदर वाले व्यक्ति या रानी को शूट कर सकते थे, इसलिए महल में पूरी वेंटिलेशन व्यवस्था क्रॉस में बनाई गई है, क्योंकि ये पूरा महल ही भूल भुलैया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमहल के अंदर ये इंडिया का पहला इकोसिस्टम बना हुआ है, क्योंकि पुराने टाइम पर हमारे पास मोबाइल एंड टेलीफोन ये सारी व्यवस्था नहीं थी। तो आपातकालीन कंडीशन में जब कोई मुसीबत होती थी तो राजा मानसिंह की वाइफ यहाँ से अगर कुछ बोलती थी, इस बोलने का आवाज़ पूरे महल में साउंड होता है। अभी आप देखिए, पहले अगर कोई बोलता इसका आवाज़ साउंड होता है। वैसे माना जाता है कि हमारे इंडिया का पहला इकोसिस्टम ग्वालियर मानसिंह महल के अंदर है, एंड सेकंड नंबर का इकोसिस्टम गोलकुंडा हैदराबाद, तीसरे नंबर का इकोसिस्टम लखनऊ उत्तर प्रदेश इमामबाड़ा 4 में है सिकंदरा। तो ये हमारे भारत के पुराने टाइम के इकोसिस्टम है। उनके बाद हमारे भारत में ग्रामबेल का जो टेलीफोन वगैरह दिया गया था, ये बाद में इसकी खोज हुई है, मगर पुराने टाइम पर हमारे यहाँ के इंडियन राजा इकोसिस्टम यूज करते थे। और यहाँ पर देखिए, ये पुराने समय का इस महल में बना हुआ है, मेटल के हुक लगे हुए हैं, 8 रानियों के लिए अलग अलग हुक लगे हुए हैं। उनकी सभी पत्नियाँ इसी महल के अंदर 8 हुकों पर अलग अलग समय पर झूला झूलती थी। ये उस समय का एक झूला घर है, मगर समय रहते ही मुगलों ने जब इसको जेल बना दिया तो लास्ट में इस किले में औरंगजेब भी आए। औरंगजेब के रूलिंग टाइम में वाइट स्पॉट से लेके इस वाइट स्पॉट तक एक लोहे की रॉड डाली गई। इसी जगह पर औरंगजेब ने अपने बिरदर मुराद को हैंगिंग किया। पहले ये झूला घर, मुगल पीरियड में औरंगजेब के समय ये फांसी घर। तो यहाँ पर औरंगजेब ने मुराद को हैंगिंग किया। दाराश को यहाँ से निकल के भाग गया, उसको दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पे जाकर मारा। सुजात को उन्होंने बंगाल में दीवार में चुनवा दिया। तो इस महल में से कई गुप्त रास्ते हैं जो बेसमेंट के रास्ते में जाते हैं। एक रास्ता यहाँ से भी है, एक रास्ता राइट साइड में भी है। अभी हम राइट साइड से चलते हैं, प्लीज़ कमिंग। अभी आप सामने देखिए, अभी हम बेसमेंट की ओर जा रहे हैं। यहाँ से भी बहुत सारे रास्ते हैं कि महल में कोई आता है तो अदृश्य होकर के शूट ना कर दे, इसलिए इसमें छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं। राजा के समय पर कोई रात को यदि अटैक करता है तो रात के समय रानियों की सुरक्षा के लिए महल में स्मॉल डोर इसलिए बनाए गए थे, क्योंकि इन महल के अंदर छोटे छोटे डोर के पीछे किन्नर छुप के खड़े होते थे। यदि महल के अंदर जो कोई छुप के वार करता है तो उनकी गर्दन को किन्नर काट सकते थे, क्योंकि राजाओं के लिए रूल थे कि हम कभी छुप के फाइट नहीं करेंगे, निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, रात को तो कभी फाइट नहीं करेंगे। इस कंडीशन की वजह से इस महल में स्मॉल डोर बनाए गए थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये राजा के रूलिंग टाइम का बहुत फेमस है, एक वेटिंग हॉल बना हुआ है। ये राजा के समय का एक वेटिंग हॉल है। आपातकालीन कंडीशन में राजा की वाइफ बाहर की ओर नज़ारा देखती थी। सामने ये स्टैंड बना हुआ, तिरंगे का फ्लैग स्टैंड बना हुआ, वहाँ पर राजा का भी एक फ्लैग होता था। यदि यहाँ से रानियों को लगता था कि यहाँ पर पिकॉक चिन्ह लगा हुआ है तो रानी समझती थी कि पिकॉक हमारा फेस्टिवल के लिए है। फाइटिंग चिन्ह हुआ तो रानी समझती थी कि फाइटिंग हो सकती है। उस कंडीशन में इस महल में तैनात रहती थी। और महल में सुरक्षा के लिए किन्नर होते थे। अंदर कोई छुप के प्रवेश करता है तो उनकी गर्दन को काट दिया जाता था, इसलिए छोटे दरवाजे। हाँ, इसलिए छोटे गेट हैं। वेटिंग हॉल है, ऊपर बड़े कुंदे पर बड़े बड़े झूले होते थे। एक साथ में कई रानियां बैठ सकती थी। 7-8 जो भी रानी इस महल में होती थी वो एक बड़े से झूले पे एक साथ बैठती थी। वहाँ पर अलग अलग झूलती थी, यहाँ एक साथ में। तो ये वेटिंग हॉल है। चारों ओर कलर मिरर लगे हुए थे, पूरा महल रिफ्लेक्टेड होता था। वहाँ की हवा रोशनी रिफ्लेक्ट होकर अंडरग्राउंड में यहाँ से जाती थी। अभी हम महल के बेसमेंट और जा रहे हैं। यहाँ से देखो डार्क वाला रास्ता है कि पुराने टाइम पर आपातकालीन कंडीशन में रानियाँ यहाँ से छुप के अंदर नीचे चली जाती थी। पुराने समय इस महल की आकृति को देखते हुए बाबर ने स्वयं इसका वर्ण बाबरनामा ग्रंथ में किया था। भारत का नेकलेस भी कहा बाबर ने, और इस फोर्ट को उन्होंने एक नाम दिया है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। मतलब इस फोर्ट को उन्होंने किलों का ताज कहा है। पूरे इंडिया में ये महल रंग महल, शीश महल, भूल भुलैया कई नामों से जाना जाता है। और इस महल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको जैसा ही लगेगा कि हर जगह से लोग आ रहे हैं। ऐसे आप सामने देखिए, इस महल के अंदर देखो गोल गोल आकृति बनाई हुई है। इनमें डायमंड शेप वाले मिरर थे। आपातकालीन कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर यहाँ से अपना फेस देखता था वो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाता था। और ऊपर से हवा, यहाँ से रोशनी, ये महल पूरा कन्फ्यूज करने के लिए गोल गोल मिरर से सजा हुआ था। इसमें पूरे डायमंड शेप वाले मिरर थे। इसी को भूल भुलैया कहते हैं। यस। ये राजमहल के अंदर पहले थोड़ा सा डीप था, 7 से 8 फीट गहरा था, आउटसाइड पिलर तक चौड़ा था। इस टैंक में राजा मानसिंह की वाइफ इस टैंक में सैफरॉन डाल के नहाती थी। ये नहाने का एक सैफरॉन टैंक है।
बड़ा सा टैंक था। लास्ट में इब्राहिम लोदी से मान सिंह तोमर जी का फाइटिंग हुआ, उसमें मान सिंह तोमर की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनकी 8 रानियों ने इस टैंक को खाली करवा के इसी जगह पर जौहर किया था, इसलिए इस टैंक को हम जौहर कुंड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे भारत यहाँ का बहुत फेमस जौहर कुंड है। और सामने यहाँ भी इको बना हुआ है, यदि आप यहाँ से बोलोगे इसकी आवाज़ पूरे पैलेस में साउंड होती है। चारों ओर मिरर कलरफुल था, पिलर्स पर भी कलर रंग वगैरह लगे हुए थे। तो ये मुग़ल पीरियड आने के बाद पूरा पैलेस जब जेल बनाया गया तो यहाँ की पूरी सभ्यता या संस्कृति को नष्ट किया गया था। ये देखो पूरा सर सैंड स्टोन का पैलेस है पूरा, ये पूरा सिंगल स्टोन बना हुआ है, लॉकवा सिस्टम पूरे महल के अंदर। प्लीज़ कम। अभी हम इस मानसिंह महल के बेसमेंट से जब ऊपर के रास्ते इसमें ऊपर जा रहे हैं तो ये एक सिंगल रास्ता है जो एकदम 2-3 फ्लोर के एकदम ऊपर कवर करता है। ये हैं सारे सैनिक रूम, यहाँ पर सैनिक लोग रहा करते थे। अभी आप जिस ग्वालियर फोर्ट का विजिट कर रहे हैं, राजा मानसिंह तोमर के पुत्र विक्रम सिंह का जन्म हुआ, उसी के उपलक्ष्य में इसी ग्वालियर फोर्ट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया जिसको हम विक्रम टेम्पल के नाम से जानते हैं। राजा मानसिंह तोमर की विक्रम राजगद्दी पर बैठने के बाद राजा मानसिंह तोमर के ग्रैंडफादर के द्वारा विक्रम सिंह जी को एक कोहिनूर डायमंड दिया गया था, जो लास्ट में जाकर के इनके द्वारा जो कोहिनूर डायमंड था इनके पास रहा। उसके बाद इस किले पर जब इब्राहिम लोदी का रूलिंग टाइम जब आया, इब्राहिम लोदी के द्वारा विक्रम सिंह से वो कोहिनूर डायमंड छीन लिया गया और लोदी वाला कोहिनूर डायमंड मुगलों के पास चला गया। मुगल ने उसको मयूर सिंहासन में लगवा दिया, जिसके बाद मयूर सिंहासन को रणजीत सिंह ले गए। तो ये कोहिनूर डायमंड भी कई राजाओं के पास रहा, जिसकी स्टार्टिंग कई जगह से मानी जाती है। वो ग्वालियर के राजा तोमर वंश के राजाओं के पास भी रहा। सामने आप ये वाटर टैंक जैसा आप जो आकृति देख रहे हैं, ये वाटर टैंक नहीं है, ये उस समय का यज्ञ टैंक है। राजा मानसिंह तोमर के रूलिंग टाइम में यहाँ पर यज्ञ किया गया था। यज्ञ करने के बाद उनकी रानी को बाद में एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था विक्रम सिंह। वैसे तो मानसिंह तोमर के 2 पुत्र ऑलरेडी पहले से थे, पर मृगनयनी रानी के दोनों पुत्र बाद में 8 रानियों की जलन भावना के द्वारा वो बाद में उनकी मृत्यु हो गई और उसी के बाद फिर मानसिंह का कोई पुत्र नहीं बचा था। तो यहाँ उन्होंने यज्ञ करवाया था। यज्ञ करने के बाद उनकी रानी को पुत्र हुआ जिसका नाम था विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया था। इस शिवलिंग को मुग़ल और लोदी के समय में तोड़ के फेंक दिया गया। बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने जब खुदाई करवाई या साफ़ सफाई करवाई, उस समय ये वाला शिवलिंग मिला, उनको यहाँ पर विभाग के द्वारा यहाँ रखवा दिया गया था। तो इसमें जो शिवलिंग है उसी समय का है, मगर नंदी हैं वो अभी 2 या 3 साल पहले रखे गए हैं। इस विक्रम महल के जस्ट पीछे आप जाएंगे, वहाँ पर एक ही कंपाउंड में 2 बिल्डिंग बनी हुई हैं, जिसको हम जहांगीर एंड शाहजहाँ महल के नाम से जानते हैं। उस समय भारत में दिल्ली और आगरा, फतेहपुर सीकरी सब जगह पर मुग़ल शासन जब हुआ करता था, मुग़ल कभी कभी टैक्स वसूल करने के लिए जब आते थे तो ग्वालियर को भी उन्होंने गेस्ट हाउस का रूप दिया था। इसी ग्वालियर फोर्ट के ऊपर शाहजहाँ एंड जहांगीर महल बने हुए हैं, जो बैक साइड में बने हुए, ये मुग़लों के गेस्ट हाउस हैं। मुग़ल कभी जहांगीर ओरछा या कहीं भी जाते थे तो 1-2 दिन के लिए गेस्ट हाउस रूम में ग्वालियर में रुकते थे। इसी ग्वालियर फोर्ट से आप बैक साइड देखिए, मानसिंह महल का हमको नज़ारा दिखेगा। यहाँ पर ये राजाओं के समय ये सैनिक सोल्जर्स रूम बने हुए हैं और ये सैनिक के फाइटिंग के लिए छोटे छोटे झरोखे बनाए गए हैं कि कोई इस पर आक्रमण ना कर सके। फोर्ट का ये पीछे का गेट है, इसको हम मेन गेट बोलते हैं। इस बीच में आप जस्ट ऊपर जब चढ़ के आएंगे घाटी को तो बीच में एक ऋषि ग्वालभ नाम के साधु का टेम्पल मिलेगा। तो ऋषि ग्वालभ साधु के टेम्पल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, उसमें भगवान विष्णु का एक चतुर मंदिर मिलेगा। चतुर मंदिर के अंदर ही उस समय का फेमस शून्य के बारे में एक लेख मिला था आर्यभट्ट को। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी ग्रंथ में शून्य के बारे में इंडिया से दिया। कहाँ से दिया ये विभाग ने इनको बताया। तो जीरो की खोज ग्वालियर से मानी जाती है, ऐसा जीरो का प्रमाण यहाँ पाया गया है। वो जो शिलालेख जिसमें लिखा हुआ है वो जीरो का ग्वालियर फोर्ट में लिखा हुआ अभिलेख मिला था। और इसी किले के बैक साइड में आप देखिए पीछे 2 टेम्पल आपको नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा टेम्पल एक स्मॉल टेम्पल है। इन टेम्पलों का निर्माण 11वीं सेंचुरी में राजा महिपाल ने किया था। राजा महिपाल की जो मदर थी विष्णु भगवान की उपासक थी, उनकी जो वाइफ थी भगवान शिव को मानती थी, इसलिए उस समय संस्कृत लैंग्वेज में दोनों टेम्पलों का एक ही नेम था, सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु विष्णु का 1000 हैंड्स थे, इसलिए उसका नाम रियल में सहस्त्रबाहु था,
जिसको धीरे धीरे लोकल पब्लिक ने अपनी लोकल लैंग्वेज में सहस्त्रबाहु का नाम अपभ्रंश करके आज लोग उसको सहस्त्रबाहु की जगह सासबू मंदिर के नाम से जानते हैं। तो इस बारे में कहा जाता है कि बड़ा मंदिर तो विष्णु का है, छोटा शिव का है। आजकल लोगों का मानना है कि बड़ा मंदिर सास का है, छोटा वाला बहू का है। बाद में ये नाम अपभ्रंश हो गया है। ये राजाओं के समय के सोल्जर्स रूम बने हुए हैं। जब कोई फाइटिंग होती थी तो राजा के सोल्जर्स के अंदर किले की सुरक्षा के लिए इसी के अंदर रहा करते थे। ये पूरे किले के चारों ओर फैले हुए हैं, जो पूरा इस किले का राउंड में 11 किलोमीटर के राउंड में फैले हुए हैं। और आगे हम देखते हैं मुगल काल का जहांगीर महल एंड शाहजहाँ पैलेस। शाहजहाँ के समय का ये सोल्जर्स रूम है। इसमें एक डोर से दूसरा डोर जुड़ा हुआ है। इसमें 20 डोर का एक समूह है, जो एक गेट दूसरे गेट से जुड़ा हुआ है। ये डायमंड शेप जो आकृति है, ये जहांगीर की आकृति, जहांगीर शाहजहाँ जितने भी आए उनके द्वारा इनके जो सैनकक्ष होते हैं उनमें ये डायमंड शेप होता है। ग्वालियर फोर्ट से हम नीचे का लोग देख रहे हैं। नीचे देखिए आप, ये बादलगढ़ स्कूल बना हुआ है। राजाओं के समय उनके सोल्जर सैनिक वगैरह स्टूडेंट सोल्जर सैनिकों के बच्चे यहाँ स्टडी करते थे। उसी के जस्ट ठीक सामने आप देखिए टूम दिख रहा है आपको। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर में ये तानसेन का मकबरा है। महान संगीत सम्राट तानसेन के नाम से इसको जाना जाता है। बल्कि ये तानसेन मकबरा जो बोलते हैं अभी यहाँ के लोग, रियल में तानसेन का मकबरा तो वैसे रियल में मकबरा देखा जाए तो ये मोहम्मद गौस का है, पर मकबरे की जस्ट बगल में एक समाधि बना हुआ, उसको हम तानसेन समाधि के नाम से जानते हैं। क्योंकि हिंदुओं में कभी मकबरे नहीं बनाए जाते हैं, समाधियाँ बनाई जाती हैं। वो ये सामने है मकबरा, वो सेकंड गुरु थे तानसेन के 2 गुरु थे। फर्स्ट गुरु का नाम था हरिदास एंड सेकंड गुरु थे मोहम्मद गौस। तो टूम ऑफ मोहम्मद गौस का है। समाधि बगल से बनी हुई है। ये महान संगीत सम्राट थे, ये दीपक राग गाते थे। ये ग्वालियर घराना संगीत नगरी के नाम से ग्वालियर में जाना जाता है। तानसेन हिंदू थे, रामतनु पांडे थे, जाति के ब्राह्मण थे, मकरंद पांडे के बेटे थे। उनका जन्म स्थान ग्वालियर के आउटसाइड में गांव है, वहेट गांव। ये आप देखिए, राजाओं के समय पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाए जाते थे। जलाशय को इस तरीके से बावड़ी या तालाब का रूप दिया गया था। जब भी कोई बाहर के गेस्ट आते थे, राजाओं के यहाँ रहते थे, वो हमेशा पानी पीने में इस टाइप के वाटर टैंक को यूज़ करते थे। इसमें आने जाने के लिए छोटे छोटे स्टेप बने हुए हैं, जो रानियाँ या राजा का या कोई भी व्यक्ति जाके अंदर जल पी सकता है। तो ये उस समय का बहुत बड़ा जलाशय है, जो बारिश का पानी है स्टोर होता है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। अभी हम बाहर का लुक देखते हैं, बैक साइड का। उस समय का बहुत फेमस एक जौहर कुंड बना हुआ है। यहाँ पर कई बार जौहर हुआ है। लास्ट जौहर हुआ था भीम सिंह राणा जी के समय। भीम सिंह राणा जाट समाज के राजा थे, जो कि फेमस राजा थे। इनका जन्म स्थान है वो गौहद है, जो ग्वालियर के पास में गौहद गांव है। वहाँ के राजा हुआ करते थे। बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नियों ने इसी ग्वालियर किले के अंदर जौहर किया था। अभी हम उस जौहर कुंड को देखने जा रहे हैं। उसी के बगल में एक जहांगीर पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये जहांगीर का पैलेस बोलते हैं इसको। जब भी जहांगीर आते थे 1-2 दिन के लिए यहाँ रुकते थे। ये पूरे सोल्जर्स रूम है। यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से लुक देखिए, एक हॉल दूसरे हॉल से कनेक्टेड है। हाँ, सोल्जर्स रूम है। एक सैनिक दूसरे सैनिक को आसानी से देख पाए, इस तरीके से इसको एक ही श्रेणी में बनाया गया है। और सामने आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का बहुत सुंदर एक बहुत फेमस ऑर्डिनेक्स फैक्ट्री बनाया गया। यहाँ पर उस समय गोले बारूद तैयार किए जाते थे। ये वो सरोवर तालाब है जिसकी किनारे पर कई रानियों ने समय समय पर जौहर किया था। यहाँ पर जितना भी कोई आक्रमणकारी आता था, राजा के मृत्यु होने के बाद उनकी रानियाँ इसी टैंक के कॉर्नर पर जौहर करती थी। ये उस समय का बहुत फेमस जौहर कुंड है। और इसी के जस्ट ठीक सामने ये भीम सिंह राणा जी की छतरी बनी हुई है। ये उस समय का जाट समाज के राजा का मृत्यु हुआ था। उसी के बाद उनके अनुयायियों ने यहाँ पर छतरी का निर्माण किया। यहाँ पर नवमी के दिन चैत के महीने में यहाँ पर एक छोटा सा एक मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें जाट समाज के लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी हम जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये है दीवाने आम, जहाँ पर राजा बैठा करते थे। मुगल काल में ये दीवाने आम हुआ करता था। ये जो छतरी आप अभी देख पा रहे हैं
ये यहाँ पर राजा के बैठने का स्थान हुआ करता था और ये जो पूरा चौगान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आम जनता बैठा करती थी। उनके जो डिसीजंस थे, जो निर्णय थे, वो यहीं पर लिए जाते थे। इसी ग्वालियर फोर्ट के अंदर ही एक सबसे सुंदर पैलेस भी है जिसको हम करण पैलेस के नाम से जानते हैं। रियल में इस पैलेस के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था राजा कीरत सिंह। कीरत सिंह राजा बहुत बड़े दानी थे। दानी होने की वजह से इनको सभी लोगों ने सम्मानजनक एक नाम दिया था, कीरत सिंह की जगह करण नाम दिया था। इसी किले पर कई डायनेस्टियों ने राज किया। बाद में आकर के ये पूरा किला मुग़ल काल में जब जेल बना तो मुग़लों ने इसको मुग़ल शैली से यूज किया। लास्ट में एक आकर के ये फार्मर जेल बना। जो भी फार्मर टैक्स नहीं देते राजाओं को और या अंग्रेज़ों को, उस समय ये किसान जेल बनाया गया था। सामने अंग्रेज़ों की बैरक बनी हुई है। आगे हम देखते हैं जो किसान लगा नहीं देते थे उनके अंदर जाने के लिए ये काल कोठरी बनी हुई है। इसमें पनिशमेंट देने के लिए काल कोठरी बनी हुई है। ये अंग्रेज़ों की बैरक बनी हुई है। यहाँ पर किसान फार्मर जो भी टैक्स नहीं देते थे उनको लाके यहाँ पनिशमेंट दिया था। हाँ, ये किसान जेल है। इस पूरे महल को हम कीरत सिंह महल के नाम से जानते थे, अभी बाद में इसको करण महल के नाम से जानते हैं। इस बोर्ड पर करण महल लिखा हुआ है। ये पूरा आकृति जितनी भी दिख रहा है आपको, ये पूरा उस समय का ही बना हुआ था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ ये दीवार बाद में बनाया। ये बैरक भी बनाया गया। जो फार्मर इस जेल में जो फार्मर आते थे उनको यहाँ पर अंदर कैद करके यहाँ पनिशमेंट दिया जाता था इनको एवरीडे। यदि पनिशमेंट देने के बाद वो एग्री होते थे कि हम आपको टैक्स देंगे तो किसी की सिफारिश पर इनको छोड़ दिया जाता था। टैक्स न देने वाले लोगों को अंदर पनिशमेंट दे दे के काल कोठरी में बंद करते थे। तो काल कोठरी जाने का रास्ता सामने से दिख रहा है, वो बेसमेंट के लिए जाता है। ये बहुत ही पुराने टाइम का काल कोठरी का रास्ता है जो भी अंदर है, बहुत पुराने समय से बंद है, इसलिए इसको जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, बैट्स भी बहुत हैं, इसलिए इनको जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मगर फिर भी कैमरामैन उनको कैप्चर कर रहे हैं कि राजा के समय पर किसानों को अंदर रखा जाता था। यहाँ पर कुछ इस तरह का बेसमेंट एरिया है। यहाँ पर चमगादड़ें लगी हुई है पूरी दीवार पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चमगादड़ ही चमगादड़ है और यहाँ तो कुछ ज़्यादा मात्रा में है। पूरी दीवार चमगादड़ों से भरी हुई है। तो अभी हम देख रहे हैं करण महल के अंदर का दृश्य। यहाँ पर कुछ अलमारियाँ बनी हुई हैं अंदर की साइड। यहाँ पर कुछ इस तरह के कमरे हैं काफ़ी सारे और इसी के नीचे है तहखाना यानी कि काल कोठरी। यहाँ पर कई सारी मात्रा में चमगादड़ें लगी हुई हैं, इस वजह से अंदर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कई सारी चमगादड़ें हैं यहाँ पर। बैट्स करण महल से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ग्वालियर शहर पूरा नज़र आएगा। यहाँ से जो दीवाने आम है वो अच्छा नज़र आएगा और कुछ बुर्ज हैं, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिखाई देते हैं। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं अंडरग्राउंड एक रास्ते में। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे अब यहाँ से हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड एक रास्ते में जहाँ पर अंधकार है। लाइट की मदद से हम जा पाएंगे। यहाँ पर तहखाने टाइप के रास्ते अंदर। ये देखिए अंदर रास्ते में ये है काल कोठरी। अंदर जाकर हम देख रहे हैं इसे। ग्वालियर किले में एंटर करने से पहले आपको यहाँ पर एंट्री टिकट लेना पड़ता है। एंट्री टिकट यहाँ पर 2 तरह से लिया जाता है और 2 बार आपको एंट्री टिकट लेना होता है। अगर आप मानसिंह पैलेस में जाना चाहते हैं जो कि यहाँ से जाता है रास्ता, तो इसका 25 रुपीज़ टिकट चार्ज है, जिसका टिकट आपको यहाँ से मिलता है। ये है टिकट काउंटर अगर आप मानसिंह पैलेस के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं इन सभी मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए जो कि ग्वालियर फोर्ट के अंदर बने हुए हैं, जैसे कि जो महल वाला कंपार्टमेंट है मानसिंह पैलेस के अलावा, वो यहाँ से जाता है रास्ता। यहाँ पर जो दूसरा कंपार्टमेंट है जिसमें कि सारे महल हैं, उसका एंट्री टिकट आपको यहाँ से लेना पड़ता है। यहाँ पर एक और विंडो है जिसका टिकट मूल्य है 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये। ग्वालियर फोर्ट को घूमने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा और आप इस फोर्ट को बड़े आराम से देख सकते हैं। ग्वालियर फोर्ट को जब आप बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो अभी हमने देखा ग्वालियर का ऐतिहासिक किला। अब हम चल रहे हैं ग्वालियर का जय विलास पैलेस देखने। ये पैलेस सिंधिया राजवंश से बिलोंग करता है। इस पैलेस में कुल मिलाकर 400 कमरे हैं।
इस पैलेस में एंट्री करने का शुल्क है 300 रुपीज पर पर्सन का फॉर अ इंडियन सिटीजन। इस पैलेस में कुछ भाग ऐसा है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है, जिसे हम म्यूजियम की तरह देख सकते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जो कि प्राइवेट एरिया है, जहां पर रॉयल फैमिली के मेंबर्स आज भी रहते हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है म्यूजियम एरिया की, और अभी जो आप कपड़े देख रहे हैं ये सभी बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि इनके ऊपर गोल्ड का काम किया गया है, यानी कि असली सोने के काम के साथ इन कपड़ों को बनाया गया है। अब आप देख रहे हैं सिंहासन जो कि सोने और चांदी के बने हुए हैं। यह है एक चांदी की बग्गी जिसमें 50 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इस कंपार्टमेंट में है एक पालकी, एक डोली और एक हाथी का हौदा। इस नेक्स्ट कंपार्टमेंट में है कई सारी तलवारें जिन्हें लटकाया गया है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो कि इस रीजन में पहनी जाती हैं, और कई सारे अस्त्र शस्त्र। अब हम देख रहे हैं महाराजा से बिलोंग करने वाली उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें, जैसे कि उनकी वर्किंग टेबल, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो कि वर्किंग टेबल के ऊपर हुआ करती थी। यह है पुराने ज़माने का म्यूज़िक बॉक्स जिससे म्यूज़िक सुना जाता था। एक बार लेवर खींचने पर यह लगभग 40 मिनट तक चलता था। यह है कुछ फॉरेन इंपोर्टेड फर्नीचर्स जो कि बाहर से मंगवाए गए थे। अब हम देख रहे हैं एक 3D पेंटिंग जिसे 3 अलग अलग डायमेंशन से देखने पर एक अलग ही फिगर नजर आता है। यह है महारानी जी का बेडरूम एरिया जो कि सभी तरह की सुख सुविधाओं से लिप्त है, और ये है महारानी जी का ड्रेसिंग एरिया तैयार होने के लिए। अब हम आ चुके हैं महल के एक ऐसे कंपार्टमेंट में जहां पर कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। यह है कुछ अलग अलग प्रकार की मशीन गन्स जो कि यहाँ संग्रहित करके रखी हुई हैं। अभी जो बड़ी साइज की गन आप देख रहे हैं इसका नाम है पंट गन, और इसका उपयोग लिया जाता था बतख का शिकार करने के लिए। इसका साइज तो बहुत बड़ा है लेकिन काम इसका काफ़ी छोटा सा है। अब हम देख रहे हैं कई छोटी बड़ी साइज की पिस्तौल। और इसी के साथ म्यूजियम की एक खिड़की से बाहर देखें तो कुछ इस तरह का नज़ारा नजर आता है। अब हम देख रहे हैं कुछ बारूददानियां जिनमें गन पाउडर को स्टोर करके रखा जाता था। इसी कंपार्टमेंट में अगर देखें तो एक शाही जुलूस का नज़ारा बनाया गया है, जिसमें कि एक हाथी, कई सारे पहरेदार और सिपाही नजर आते हैं। यह है महाराजा का बेडरूम और ड्रेसिंग एरिया। इस रूम में जो आप टाइगर देख रहे हैं ये एक रियल टाइगर की बॉडी है जिसे मसाला भर के प्रिजर्व किया गया है। यह है केरमान का कालीन जो कि ईरान से लाया गया था और इसमें 197 फिगर्स बनाए गए हैं वेल नोन पर्सनैलिटीज़ के, और इस कालीन को बनने में 13 साल का समय लगा। ये चाइनीज़ स्टाइल के स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं ये एक तरह के एयर कंडीशनर की तरह काम करते थे। इनके अंदर चंदन की लकड़ी का बुरादा रखकर जलाया जाता था जिसकी सुगंध हवा में फैल जाया करती थी।
ये है पुराने ज़माने की बग्गियाँ। ये है डाइनिंग एरिया जिसमें जो बर्तन रखे हुए हैं ये सभी चांदी के हैं और जो सीलिंग पर काम किया गया है वो गोल्ड वर्क है। ये है महल का एक फेमस डाइनिंग एरिया जिसमें एक चांदी की ट्रेन चलती है जो कि फूड सर्व करने का या ड्रिंक सर्व करने का काम करती है। इसके ऊपर चेम्बर्स बने हुए हैं डब्बों के रूप में। अगर उस चेम्बर में से किसी बॉटल को निकाल लिया जाता है तो ट्रेन अपने आप रुक जाती है और जैसे ही आप कुछ भी ड्रिंक या फूड उस से ले लेते हैं और वापस से बॉटल को ट्रेन के ऊपर रख देते हैं तो ट्रेन वापस से चलना शुरू कर देती है। और ये ट्रेन बनी हुई है चांदी की। ये है एक रियल टाइगर की बॉडी जिसे मसाला भरकर प्रिजर्व किया गया है। ये जो रेड कलर का झूमर अभी आप देख रहे हैं इसका वजन है लगभग 1 टन। तो अब हम पहुंच चुके हैं महाराजा के दरबार हॉल में जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। यही वो हॉल है जहां पर लगे हैं दुनिया के सबसे बड़े झूमर और ये दोनों झूमर पेयर्स हैं एक दूसरे के और इन दोनों का वज़न है लगभग 7 टन और एक झूमर का वज़न है लगभग 3.5 टन। दोनों को मिलाओ तो 7 टन हो जाता है इनका वज़न और एक झूमर का वज़न 3.5 टन। और इस हॉल में जितना भी गोल्डन वर्क आप देख रहे हैं ये सभी प्योर गोल्ड है, असली सोना है। इस हॉल में 560 किलो सोना उपयोग किया गया है डेकोरेशंस में। जैसे कि आप सीलिंग पर देखेंगे जो भी गोल्ड कलर वो सभी असली गोल्ड है। फर्नीचर में, पिलर्स में, सभी में असली सोने का यानी कि गोल्ड का वर्क किया गया है। 1874 में झूमरों को लगाने से पहले छत की टेस्टिंग की गई कि क्या छत इनके वज़न को झेल सकती है या नहीं। तो टेस्टिंग करने के लिए 8 हाथियों को यानी कि 8 एलिफेंट्स को इस हॉल की छत के ऊपर चढ़ाया गया और कुछ दिनों तक रखा गया। इससे ये पता लगा कि छत इतना वज़न झेल सकती है या नहीं। जब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा तब जाकर इन झूमरों को यहाँ पर लटकाया गया। एक झूमर में 250 बल्ब जलते हैं यानी कि 2 झूमर में देखें तो 500 बल्ब। इस हॉल में जो पीछे की साइड आप 2 पंखे देख रहे हैं ये चलते थे केरोसिन से। इस स्थान पर है एक पालकी और 2 डोलियां। और अब ये है पैलेस का किचन एरिया। तो ये है ग्वालियर का जय विलास पैलेस। अगर आप कभी ग्वालियर आएँ तो यहाँ ज़रूर आइए। काफ़ी अच्छी जगह है जिसे आपको देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।